चलिए चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेके अब आज +1 से +2 को हम किस तरह से मर्ज करेंगे वो आप देखेंगे। तो आज बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली इसको समझिएगा। इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको मैं 2 लेक्चर में निपटाना चाहूंगी कंफर्टेबली। नहीं हुआ आप लोग बताएंगे 3 भी चलेगा। अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जो जनरेट करते हैं उसको लेके बहुत कुछ। सेकेंड पार्ट इज कंडक्टिविटी, जहां पे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर ब्रिज, वो सब जो फिजिक्स का हिस्सा है थोड़ा बहुत वो आएगा और वो हम लेंगे कंडक्टिविटी। तीसरा और आखिरी हिस्सा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पॉसिबल कराया जाता है। ये 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट यूजुअली 2 लेक्चर्स, सेकेंड पार्ट अगेन यूजुअली 2 लेक्चर्स, इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा लंबा है, उसको ज्यादा टाइम लगता है, और लास्ट में आएगा बैटरीज, कि हम बैटरीज को एक अलग सेक्शन बनाया गया चैप्टर में। तो बैटरीज आएगा, कैसे अब आप जानते ही हैं बैटरी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन से आप वोल्टेज कैसे ला रहे हैं, प्रैक्टिकल यूज है जिसमें सारी बैटरीज हम पढ़ेंगे या कोरोजन पढ़ेंगे। कि रियल लाइफ में चैप्टर आपके सामने कहाँ है, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, सो अभी हम फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं जो सारा +1 के साथ डेडिकेटेड है। तो लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत मैंने ब्रशअप दिया था, आज उसकी डेप्थ और कुछ मिसिंग चीजें जो उस वक्त होनी चाहिए वो बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे गैल्वेनिक सेल की बात करूं, जो लास्ट क्लास में बात हो चुकी थी, जस्ट उसको समराइज कर रही हूं। लेफ्ट हैंड साइड की कंटेनर था एनोड जिसपे होता था ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड का कंटेनर था कैथोड जिसपे होता था रिडक्शन। यहां पर एनोड डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कैथोड जो है वो मोटी होती जाएगी, और सॉल्ट ब्रिज की वजह से सर्किट भी पूरा हो रहा था, आई होप सबको याद है। और यहां पर वोल्ट मीटर से मैं सेल की वोल्टेज, इसी वाले सेल की वोल्टेज निकाल के लाई तो 1.1 वोल्ट भी मिल गया। ये था एक ऐसा अपने आप होने वाला रिएक्शन, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ये वो हिस्सा है जहां से आपका इवैल्यूएशन शुरू है, जहां से आपके नोट्स शुरू होने चाहिए, चाहे पूरी +1 लगेगी आज आपको देखते, बट नोट्स होने चाहिए आपके पास। इसके बाद दोबारा नहीं करना है ये पार्ट। तो इसमें इस पूरे सेल में मैंने किया क्या है, वाई आई एम कॉलिंग इट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक केमिकल रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाले रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाना, इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक अपने आप होने वाले रिएक्शन में मैंने सेल बनाने का प्रिंसिपल ये था, कंस्ट्रक्शन नहीं है, दिखता ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन चौथा पार्ट है चैप्टर का जहां पर ड्राई सेल, लेक्लांची सेल, लेकिन प्रिंसिपल सेल के पीछे ये है जो आपको लास्ट क्लास में हमने बताया कि ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन क्या, ये छोटी छोटी चीजें बताई। जब मेरे को ये छोटी छोटी चीजें पता चली तो एक और सवाल आता है, इस सेल से पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ। इसी पे है आज की क्लास। E0 निकालना सिखाऊंगी, गलतियां दोबारा कराऊंगी और आपको दिखाऊंगी +1 में करने के बावजूद भी हम कितनी गलतियां करते हैं। लेकिन एक स्लाइड पे अगर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जिसपे पूरी बात होगी अभी, तो बता दूं किसी भी सेल का E0 कैसे निकालते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। ये नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन से ये सब आएगा अभी, सो डोंट वरी कि ये मेरे को याद नहीं है। तो ई कैथोड, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, लेकिन दोनों की दोनों वैल्यूज शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल ही होनी चाहिए, इस पे भी अभी बात होगी। लेकिन जब मेरे को दोनों इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर गिवन है तो मैं माइनस करके आंसर तो निकाल सकती हूँ। मैंने आंसर निकाला और इसका आंसर कितना आया, 1.1 वोल्ट। ये क्या था, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, कुछ ही कह लें। ये उदाहरण इस बात का है कि एक अपने आप होने वाले रिएक्शन से आई कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया। अगर क्या होता, इन दोनों को मैंने एक ही कंटेनर में ले लिया होता, जिससे मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स कर दिया होता तो क्या होता, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। यही थी लास्ट क्लास। अच्छा, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पे भी एक सवाल पूछते हैं, भाई रिएक्शन तो तब भी हुआ है, ठीक है आपने बिजली नहीं बनाई, एनर्जी तो जनरेट हुई है, इसका मतलब
वो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी, क्या होगा, कंटेनर गर्म हो जाएगा, वहां पर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। और ये पूछी गई चीजों में है, ये वो स्टेटमेंट है जो हम भूल जाते हैं या हम पढ़ते नहीं या याद नहीं रहती। तो अगर क्या हो, अगर इस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को आप वैसे ही करो जैसे पिछली क्लास में शुरुआत में बोला था, डायरेक्ट रेडॉक्स। डायरेक्ट रेडॉक्स मतलब इफ दीज टू आर टेकन इन वन कंटेनर, और वन कंटेनर में लेने का क्या मतलब है, नीचे कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन, ऊपर जिंक की ये इलेक्ट्रोड। क्या होगा, होगा तो तब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो एनर्जी तो हुई है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल किया है, उसने तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो प्रोड्यूस की है। सो व्हाट, कहां गई एनर्जी, इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, गर्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी सिर्फ तभी प्रोड्यूस होती थी, तब हमारी मर्जी के तरीके से हमने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो ये मेरे पास सेल था और इससे रिलेटेड कुछ समरी थी। अब मैं आगे चलती हूं। जब मैंने सेल पढ़ा तो ये बात भी पढ़ी कि बीच में जो सॉल्ट ब्रिज लगाया था, कुछ खास इसके बारे में लास्ट क्लास में बात नहीं की थी। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया था, इस पे बात करते हैं। पहले तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंटेनर, दोनों कंटेनर्स जो हैं वो हर वक्त न्यूट्रल रहे, उसके लिए मेरे को जरूरी था सॉल्ट ब्रिज। मेरा सवाल है, अगर आप वॉलंटरली, या चलो मैं पूछती हूं, अगर आप मेरे को जवाब देना चाहें, क्या दिक्कत होगी अगर ये कंटेनर न्यूट्रल नहीं है तो? दोनों, इस कंटेनर में न्यूट्रलिटी तो है, जितने जिंक हैं अंदर उतने ही सल्फेट है। क्यों भाई, तुम्हें न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसको क्यों लाना पड़ा? ये तो न्यूट्रल है कंटेनर। ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक से क्या बनना शुरू होगा, जिंक 2+। इसी इलेक्ट्रोड से जिंक 2+ बन के नीचे गिर रहे हैं, तो ये कंटेनर पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ऐसे ही इस कंटेनर में कौन सी चीज रिच हो रही है, अक्षर, नीचे से कॉपर उठ के इस इलेक्ट्रोड पे जमता जा रहा है, ये इलेक्ट्रोड मोटी होती जा रही है, तो नीचे तो कॉपर उल्टा कम होता जा रहा है, क्या चीज बढ़ती जा रही है, सल्फेट। अगर सल्फेट बढ़ेगा तो क्या चार्ज आएगा इस पे, नेगेटिव। यहां जिंक बढ़ेगा, क्या चार्ज आएगा इस पे, पॉजिटिव। तो कंटेनर्स न्यूट्रल नहीं है। कंटेनर्स न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए, उनकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मेरे को सॉल्ट ब्रिज लाना पड़ा। अगर इस कंटेनर पे पॉजिटिव साइन है तो यहां से कुछ नेगेटिव गिरेगा, इस कंटेनर पे नेगेटिव साइन है तो यहां से कुछ पॉजिटिव गिरेगा, आयंस। वो आयंस इसमें सॉल्ट के तौर पे भर दिए, इसीलिए इसका नाम सॉल्ट ब्रिज था। तो पहली कंडीशन तो मैंने पूरी करी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कंटेनर। दूसरी कंडीशन जो आप कह रहे थे दिशान, टू कंप्लीट इंटरनल सर्किट बाय द फ्लो ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या होगी, आपको ये तो पता है इंटरनल सर्किट पूरा करने के लिए सॉल्ट ब्रिज चाहिए था, लेकिन सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सी चीज इंटरनल सर्किट पूरा कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। कौन ट्रेवल कर रहा है, आयंस। तो एक्सटर्नल सर्किट किसने पूरा किया, इलेक्ट्रॉन्स ने। इंटरनल सर्किट किसने पूरा किया, आयंस ने। टू प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज LJP। ये LJP क्या है आज बात नहीं होगी, आखिरी क्लास में एक्स्ट्रा एज ओनली फॉर जेई जब क्लास होगी उसमें LJP की बात होगी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बहुत छोटी सी चीज है। एक पोटेंशियल और डेवलप हो जाता है दो सॉल्यूशंस जहां पे कनेक्ट करती हैं। आप मेरे को पहले ही बोल दोगे दो सॉल्यूशन तो कनेक्ट ही नहीं कर रही मैम, एक कंटेनर अलग है, एक दूसरा कंटेनर अलग है। प्रैक्टिकली सोच के देखो, जब सेल बना के तुमको दिया जाएगा, एक ही कंटेनर होगा, इतना मोटा सा एक ही सेल होता है, उस सेल में इन दो सॉल्यूशन के कनेक्ट होने का प्रोविजन भी होगा। तो जब तक मैं वो सेल बनाने नहीं सिखाती तब तक LJP नहीं बता सकती। अभी तो आपको लग रहा है ये इधर कनेक्ट तो हो ही नहीं रहे। कब देखा आपने सेल आपको दो टुकड़ों में मिलता, सब एक ही के अंदर है, और घड़ियों में सेल इत्तो सा उसके अंदर सब कुछ एक ही के अंदर है। तो जब दो लिक्विड सॉल्यूशन जिस जगह आपस में जुड़ती हैं वहां एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल के डेवलप होने से पता चले वहां अलग उल्टा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, वापसी शुरू हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए भी सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल होता है।
अभी मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी एलजेपी क्या है, बट तीसरी चीज टू प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलजेपी। अब ये क्या है भाई एलजेपी, थोड़ा तो पता हो, मैं जब मेरे पास क्वेश्चन आएगा मैं लिखूंगी क्या, तो उसके लिए टू अवॉइड एलजेपी क्या करते हो भाई तुम सॉल्ट ब्रिज में, यानी सॉल्ट ब्रिज का काम एलजेपी को प्रिवेंट करना है। और उसके लिए सॉल्ट ब्रिज क्या करता है भाई, तीसरा भी कुछ होता है, हमें तो नहीं पता था। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्ट्स डालते हैं, ऐसे सॉल्ट्स डालते हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट नंबर सेम हो। थोड़ा सा सुनिएगा एक बार इत्मीनान से, यहां ना मैं ये ड्रॉ कर सकती ना मैं लिख सकती, ये इमेजिन करने वाली बात। आप सोचिए दो कंटेनर्स, मान लिया दो अलग अलग कंटेनर्स है जो पिछले उसमें थे स्लाइड पे, बीच में ये सॉल्ट ब्रिज, एक कंटेनर रिच इन पॉजिटिव है, एक कंटेनर रिच इन नेगेटिव है, एम आई राइट। पॉजिटिव वाले में क्या गिरना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव वाले में क्या गिरना चाहिए, पॉजिटिव। अब मैंने सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट जो ढूंढ के डाले, केसीएल डाल दिया सपोज, या कुछ भी डाल दिया जो तुम्हारा मन आया। अभी तक तुमने सॉल्ट कौन से डालने उस पर बात ही नहीं की, 12th के लिए छोड़ रखा था। अगर ऐसा है कि किसी एक आयन की स्पीड, ट्रांसपोर्ट नंबर इज एक्चुअली वेलोसिटी, थोड़ा सा फॉर्मूला आएगा इसका, उसकी स्पीड या उसका ट्रांसपोर्ट नंबर फास्ट है, जिस कंटेनर पे पॉजिटिव चार्ज था उसकी तरफ नेगेटिव भाग रहा था, एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी पहुंच गया। लेकिन जो कैटायन गिरना है इसमें, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर स्लो है, वो धीरे से पहुंचा। ये कंटेनर पहले न्यूट्रल हो गया और ये कंटेनर न्यूट्रल नहीं हुआ, इसको कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यहां तो पोटेंशियल डेवलप हो गया, एकदम एक साथ दोनों साइड गिरना चाहिए, तब मेरे लिए आइडियल सिचुएशन आएगी। एक भी कंटेनर 1 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड को भी अगर गड़बड़ कर गया, मेरी तो घड़ी रुक जाएगी। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है, यानी दोनों जगह एक साथ गिराता है कैटायन एनायन। सॉल्ट ब्रिज का ये भी काम है, ऐसे सॉल्ट्स को मैनेज करना जिनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम हो, तो सॉल्ट ब्रिज ये भी काम करता है। और अगर तुमने बाई चांस सेल में सिल्वर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया तो तुम केसीएल यूज ही नहीं कर सकते सॉल्ट ब्रिज में। केसीएल सबसे कॉमन बोला है मैंने, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट सबसे कॉमन बोला है हमेशा सॉल्ट ब्रिज के अंदर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड सिल्वर की हुई तुम केसीएल नहीं यूज कर सकते, और हमेशा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करने पड़ते हैं जो रिएक्ट ना कर जाएं कंटेनर में जाके, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हिस्सा तीसरा ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी का नहीं है, सॉरी बाद में बताया। एलजेपी इज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। एलजेपी भी प्रिवेंट करता है सॉल्ट ब्रिज, और उसके लिए मुझे इन 2 बातों का 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इट इज ओनली फॉर जेई एंड नीट कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल प्रिवेंट करने में भी सॉल्ट ब्रिज काम में आता है। तो क्या हो, ये बोर्ड का बड़ा कॉमन क्वेश्चन, और बच्चों को समझ नहीं आता लिखूं क्या। क्या हो अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो, तो एक लाइन लिख देते सेल नहीं बनेगा, और कई बार उस पर नंबर नहीं मिलते। तो इसके लिए इफ नो सॉल्ट ब्रिज चार्ज स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, रिएक्शन तो होगा राइट, जिंक और उसकी इलेक्ट्रोड में, कॉपर और उसकी इलेक्ट्रोड में रिएक्शन स्टार्ट होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, फ्लो थोड़ा सा शुरू भी होगा, बट शुरू होते ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। एक बार हो गया उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। तो सेल स्टॉप्स वर्किंग, इस पे नंबर नहीं मिलते बोर्ड्स में। आपको बताना पड़ता है कि चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक नेगेटिव पूल बनता रहेगा, एक जगह आप मतलब कंटेनर्स की न्यूट्रलिटी बता दो, इधर कंटेनर में ये चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, इधर ये हुआ, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। इलेक्ट्रॉन को एनोड से उठ के कैथोड की तरफ जाना चाहिए था, अब वो इलेक्ट्रॉन जो बने वो वहीं वापस लौटने शुरू हो जाएंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। तो ये होगा अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया। वी ऑल रिमेंबर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे थे और करंट इस डायरेक्शन में, एवरीवन। ये पूरा मैंने लास्ट क्लास में जो सेल पढ़ाया, अभी जो सेल दिखाया वो लिखा है। आई डोंट थिंक आई शुड रिपीट, बट इफ यू नीड टू कल को याद रखना है तो आई थिंक दिस मच शुड बी इनफ। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, बीकर पे क्या चार्ज होता है, इधर क्या चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। सॉल्ट ब्रिज से एक्चुअली नेट फ्लो किसका हो रहा है, सल्फेट का। जैसे ही कॉपर सल्फेट फिनिश हो गया, या कह लीजिए जिंक की इलेक्ट्रोड डिप्लीट हो गई, करंट फेल्स, चलना बंद, सेल डेड, डिस्चार्ज फेंक देंगे। आ जाते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन विद सम बेटर एग्जांपल्स।
स्टैंडर्ड नोटेशन लास्ट क्लास में सबको बता दी गई थी, आपको अब देखना है इसमें कोई मुझे क्या परेशान कर सकता है, कि मेरे को डाउट ना आए कि मैम ये नोटेशन ये नहीं थी, आपने तो कुछ ऐसा दिया वैसा दिया। ये सबको नोटेशन बताई गई थी, लेफ्ट साइड पे एनोड, राइट साइड पे कैथोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। बट इफ आई नीड टू यूज अ गैसियस इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड है अगर, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करना पड़ता है। समटाइम इट कैन बी ग्रेफाइट ऑल्सो, समटाइम इट कैन बी प्लेटिनम ऑल्सो, दैट डिपेंड्स। कोई एक सॉलिड होगा, जैसे इस केस में है प्लेटिनम। अब जो आने वाला हिस्सा है 1-2 स्लाइड्स बाद, वो क्या है, डीपीपी में आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा और E0 सेल पूछा जाएगा या कुछ भी और पूछा जाएगा। अगले टॉपिक में फिर इस पे क्वेश्चंस हैं, तो आप देखेंगे अब क्वेश्चन देने का तरीका क्या होगा, ये दिया होगा सेल की जगह। तो आपको स्टैंडर्ड नोटेशन बहुत ढंग से पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब है, इसका क्या हुआ बच्चों, एनोड है लेफ्ट साइड पे, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, चेक। इसका मतलब H2 टूट के 2H बनाया होगा, 2H में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे और 2 प्रोटॉन बने होंगे। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इधर क्या हुआ होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में भी कहा था मैं यहां बैलेंसिंग करके नहीं दूंगी, कोई नहीं देगा, ये आपका काम होगा। तो Br2 बन रहा है, सॉरी Br2 और Br नेगेटिव। अब इस सारे में मुझे रिडक्शन ढूंढना है। कोई इसको देख के कहे तो अभी ध्यान देना मैंने क्या लिखा है नीचे, और इसमें एक मिस्टेक पकड़नी है मेरे को। ये आपकी एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है, जो मेरे को हर साल डाउट में आता है, इसलिए मैंने यहां रख लिया। अभी इसको नोट मत करना, शायद इसमें आप गलती पकड़ पाए। मुझे बताइए राइट हैंड साइड के कंटेनर में क्या होना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां मैंने गेन करा रखा, राइट। Br2 को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराए और उससे Br नेगेटिव बना, 2 बना ऑब्वियसली। यूजुअली गलती कहां होती है बच्चों से, फिर बता रही हूं, बहुत साल डाउट्स में झेला इस क्वेश्चन। इससे ये बनता होगा, इससे ये बनता होगा, और मेरे पास आ जाते हैं। अगली क्लास का टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में तीसरा क्वेश्चन ये बनता है और उसमें सेल गलत बना के लाते हैं। क्यों मैम, इससे ये बनाया ऑक्सीडेशन, हाँ इससे ये बनाया, ये भी ऑक्सीडेशन, ये तो दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने ऐसे क्यों लिखा, लास्ट क्लास में भी कहा था। सम टाइम आप देखोगे एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आयन को एंड में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते आयन को एंड में, लास्ट क्लास में बात नहीं की थी। प्लैटिनम के ऊपर तुमने क्या दिया है, आयन नहीं। प्लैटिनम के ऊपर तुमने क्या दिया है, गैस। इसीलिए मेरी मजबूरी है, प्लैटिनम सिंस पार्ट ऑफ सेल नहीं है इसलिए इसको एंड में लिखना है। प्लैटिनम के साथ मेरे को मजबूरी हो गई उस गैस को लिखना जो उसके अंदर डाल के भेजी है, जो सरफेस उसको दिया है। तो मेरी मजबूरी है मेरे को Br नेगेटिव से Br2 लिखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ दिमाग क्या लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए अगर कैथोड है तो उस पर क्या होगा, रिडक्शन। राइट हैंड साइड पे है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस पर क्या करेंगे, रिडक्शन। तो मैंने रिडक्शन किया, यस। अब नोट कर सकते हैं क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। ये जो ब्रैकेट में कुछ लिखा है, बाकी तो सब है ही ठीक। हाँ, एक ऑब्जर्वेशन ये भी करिए, मैंने प्लैटिनम और H2 की लाइन हटा के ब्रैकेट लगा दिया, इट्स ओके, ये भी अलाउड है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन जब लिखनी होगी तो यहां लिखेंगे, एक में लिख दिया दूसरे में नहीं लिखा। सोल्यूशन की होती है कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड की नहीं, मेटल की या गैस की नहीं, सोल्यूशन की होती है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखनी हुई तो ये, बाकी सब कुछ ठीक है। अब इस केस में मैंने ऐसे लिख दिया, एक्सेप्टेड। ये इसीलिए दिखाया कि कुछ भी लिखा मिले, आपको ये नहीं कहना मैम ने तो कहा था Cl2 यही होना चाहिए, अब के मैंने ये पलट दिया। मेरे को कोई इशू नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड वो भी नहीं है। इसमें होगा क्या, रिडक्शन। Cl2 पहले लिखा हो कि Cl नेगेटिव पहले लिखा हो, इसमें होगा रिडक्शन ही, बस ये बताने के लिए लिखा है। आगे जेई और नीट के टॉपिक्स में कुछ और भी आएगा। अगर एक ही सॉल्यूशन में 2 आयंस हैं एक ही एलिमेंट के, जैसे आयरन के 2+ और 3+, अगर आयनिक फेज या एक्वस फेज में एक से ज्यादा आयंस मौजूद हैं तो उनको ऐसे कॉमा लगा के दिखाया जाता है, और वो आगे आएगा।
if external potential is applied in opposite direction. Now again, देखो ये बनाने मत लग जाना, लिखने वाली चीज जरूर लिखना। इसके बाद ये डायग्राम एक रफ बाउंड्री से जरूरत लगे जरूर बनाना, एक बार समझ लो। ये कोई क्रैमिंग वाली चीज नहीं है, केमिस्ट्री सच में रट्टा नहीं है, लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ये वही सेल इतना बड़ा सा मैंने दोबारा बना दिया जो पीछे बना के आए। इस सेल का पोटेंशियल सबको पता है 1.1 वोल्ट है, मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर वोल्टेज 1.1 वोल्ट है। इस सेल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आया ना, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मेरे को क्या सूझा, क्या फितूर चढ़ा मेरे को, देखिए मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी आई फोर्स्ड करंट की डायरेक्शन उल्टी। अगर करंट इधर यू मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर यू मूव कर रहे थे, मैंने क्या फोर्स किया, नहीं, अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, यानी जो एनोड बन रही थी आई एम फोर्सिंग इट टू बी कैथोड, और जो कैथोड बन रही थी आई एम फोर्सिंग इट टू बी एनोड। बाहर से एक ताकतवर पोटेंशियल लगाने की कोशिश करी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हुआ क्या, मैं जो पोटेंशियल लगा बैठी ई एक्सटर्नल, ये ई एक्सटी, ई एक्सटर्नल, वो 1.1 वोल्ट से छोटा था। जिस प्रेशर से, जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, और मैंने ऊपर वाला ऑपोजिट फोर्स जो लगाया उसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, दिस केम आउट टू बी वीकर देन दिस। तो व्हाट विल हैपन टू द सेल, इट विल वर्क एज इट इज। जब बाहर से लगने वाला पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा वीक है, तो इट विल नॉट अफेक्ट द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। एनोड वही रहेगी, यानी जिंक डिप्लीट होता रहेगा, कैथोड और थिक होता रहेगा, जिंक डिसॉल्व करके कंटेनर में गिरता रहेगा, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड कैथोड और पे और मोटी होती जाएगी। एग्रीड टू दिस? लेकिन अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल जस्ट इक्वल लगा दिया इसके, तब क्या? अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1.1 वोल्ट, तब क्या? जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, मैंने प्रेशर डाला है, और जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं अपने आप वाले, वो दोनों बराबर हो गए रेट्स। तो क्या, सॉरी, मतलब वोल्टेज जीरो हो जाएगी ना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, बाहर से देखने वाले के लिए, अंदर मत सोचना, बाहर से देखने वाले पे क्या होगा, एनोड पे ना तो जिंक डिप्लीट हो रहा होगा, कैथोड पे ना तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा। दोनों डायरेक्शन में आपने जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया उसकी मैग्नीट्यूड अगर सेम कर दिया, तो यस, नो रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर लास्ट, जो आप एंटिसिपेट ही कर रहे होंगे लास्ट में क्या बोलने वाली माधव, लास्ट में अगर मैंने इसका एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा दिया एज कंपेयर टू दिस 1.1 से ज्यादा, तो क्या होगा, कंटेनर में क्या होगा? अगर आपके बोर्ड में आए तो आपने ये नहीं लिखना ऑपोजिट डायरेक्शन, आपने रिपोर्ट करना है कंटेनर्स में क्या होगा। सॉरी, यस, इसमें ऑक्सीडेशन। क्या मतलब, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन? हाँ, तो रिएक्शन दो ना, उल्टी गंगा बहने लग रही है ना। कॉपर विल फॉल हेयर, कॉपर का ऑक्सीडेशन मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड थिन होनी शुरू होगी, जिंक में रिडक्शन होगा, जिंक की इलेक्ट्रोड और थिक होनी शुरू होगी। अब ध्यान से सोचिए, यानी ऐसा रिएक्शन जो अपने आप पॉसिबल नहीं था, मैंने एक्सटर्नल लगा के कर दिया। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग होती है, ऐसे ही तो होती है कि उसका नेचर ही नहीं है प्लेट होने का, फिर भी अब यहां पर मैंने जिंक को प्लेट कर दिया। किसी चीज के ऊपर जिंक प्लेटिंग करनी है तो मैं ऊपर से, उसका नेचर नहीं है, मैं लगा दूंगी। अब वही सारा अपने चैप्टर का एंड वही है, कोरोजन कैसे प्रिवेंट करते हैं वो सब आएगा। नाउ द पॉइंट इज वंस अगेन, अगर मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज कम लगाई इंटरनल वोल्टेज से, नो इफेक्ट, जो चल रहा था चलता रहेगा। अगर मैंने इक्वल लगाई तो रिएक्शन ही नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो जिंक में ऑक्सीडेशन होगा, ना कॉपर में रिडक्शन होगा। आपको रिएक्शन की भाषा में देना पड़ेगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन वाला पोटेंशियल ज्यादा है 1.1 से, तो रिवर्स हो जाएगा। मोस्ट वेलकम स्टेटमेंट्स, क्योंकि यही आपको ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल स्टेटमेंट्स में मिलती हैं। एनोड बिकम्स कैथोड, कैथोड बिकम्स एनोड।
Therefore, zinc start this reaction, copper start this reaction. अब आप मेरे को अगर किसी को कुछ क्वेरी है जेन्युइन तो हाथ उठाएं, बताएं. साकेत कुछ कह रहे थे, बाकी लोग जिनको नोट करना है करें, मैं फिर आगे जाऊंगी. सबसे कॉमन सेल जो इतनी देर से आप पढ़ रहे हो बेस्ड ऑन रिडॉक्स, इसको गैल्वेनिक वोल्टेज कुछ भी कह देते हैं, अभी तो कुछ भी कह देते हैं, पर उस पे होता है कॉन्सेंट्रेशन पे नाम बदलता है बस. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो वोल्टेज हमेशा 1.1 वोल्ट ही होगा गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का, ऑलवेज. निकालूंगी अभी, बट ये एक इंफॉर्मेशन है कि बच्चों से ये बात करनी है. वोल्टेइक सेल गैल्वेनिक सेल का मतलब वही सेल है जो लास्ट क्लास से चल रहा है, उसकी वोल्टेज निकालने की जरूरत ना पड़े, 1.1 याद कर लेना और घर जाके देख लेना, वो मोटे वाले सेल होते हैं उसमें 1.1 लिखा होता है, ये वही. जब भी कोई इलेक्ट्रोड अपने आयंस के कांटेक्ट में होती है, ढंग के 2 चेंजेस होते हैं. एक होता है रिडक्शन, एक पॉसिबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन. मुझे अभी ये नहीं पता किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ये मेरा आज का पार्ट है. आज इसको सोचेंगे, सुनेंगे और निकालना सीखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन. आई डोंट नो, बट होता है तो इन्हीं दोनों में से कुछ होता है. अगर रिडक्शन होता है तो उसके ऊपर डेवलप होने वाले पोटेंशियल को क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल. और अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसके ऊपर डेवलप होने वाले पोटेंशियल को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. देख के लग रहा है दोनों एक दूसरे के उल्टे. अगर ऊपर वाले इक्वेशन को उल्टा कर दूं तो नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी. और थर्मोडायनेमिक्स में हम देख के आए हैं कि जो बिहेवियर आपने इक्वेशन के साथ किया वही बिहेवियर एंथैल्पी के साइन के साथ कर देते हैं, डेल्टा एच के साथ. तो अगर मैंने इक्वेशन जस्ट ऑपोजिट कर दी तो माइनस साइन लगाया जा सकता है. अब आधे मेटल्स तो एक स्टैंडर्ड उठा के ले आए हम, हाइड्रोजन, उसके साथ करके देखा, आधे मेटल्स तो हो रहे थे एलिमेंट्स हो रहे थे रिड्यूस, आधे हो रहे थे ऑक्सीडाइज. अब दोनों को कंपेयर करना है मेरे को. अगर 100 केसेस हैं, 50 ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 50 का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिए बैठी हूँ और 50 का रिडक्शन पोटेंशियल लिए बैठी हूँ और ढूंढना चाह रही हूँ इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. हाउ कैन आई कंपेयर? 2 अलग क्लास हो जाएंगी तो 2 अलग चैप्टर बनाने पड़ेंगे. एक उनका जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उनकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है उनकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग. नॉट पॉसिबल. तो फिर एक तरीका ढूंढा गया कि दोनों को कंबाइन करते हैं. कैसे करें कंबाइन? जो चीज रिड्यूस हो रही है वो जिंदगी में ऑक्सीडाइज होकर राजी नहीं है. और अब आप क्या सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम या कैल्शियम, इनको रिड्यूस करना चाहते हो? ये तो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने तो हमेशा ऑक्सीडाइज होना है. तो फिर सोचा ये गया भाई ठीक है, जो चीज रिड्यूस हो रही है नेचर में वो रिड्यूस ही होती है, और जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसको मैं जबरदस्ती रिड्यूस नहीं करा सकती. तो कुछ ना कुछ कॉपी में एजम्पशन बना ले. चलो जी बना लेते हैं. वो एजम्पशन स्टैंडर्ड क्या बनाया गया? आप सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स, सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को एक ही मान लो. अगर सबका रिडक्शन हुआ तो, होता नहीं है. सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनको रिड्यूस कराने में जान निकल रही है हमारी, इनका रिडक्शन नहीं होता. दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. सीजियम मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी रिडक्शन पोटेंशियल पुट करूंगी आज मैं. तो हमने ये एज्यूम किया अगर हाइपोथेटिकली इनका रिडक्शन होता भी तो क्या होता? इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस लगा दो, राइट? इनका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनकी इलेक्ट्रोड पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन रहा है. अगर कभी किसी और अर्थ पे इनका रिडक्शन होता तो वैल्यू क्या होती? माइनस आगे साइन लगा देंगे. तो जितने भी ऑक्सीडेशन, आज की क्लास की असली मुद्दा प्रैक्टिस का ये है, जब तक क्लास एंड होगी हम इसी पे लगे रहेंगे कि मेरे को अब इसकी गलतियां 12th में आगे नहीं लेके जानी. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू मैं दूंगी आपको, उसके आगे माइनस लगा के रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना. उसके बाद सोचना शुरू करना है क्वेश्चन में पूछा क्या है. उससे पहले सोचा आज का टेस्ट तो 0 है, उससे पहले नहीं सोचेंगे. सारी वैल्यूज को किस तरह एज्यूम करेंगे? अगर सबका रिडक्शन हो रहा होता तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं, एक मैंने स्टैंडर्ड मान लिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पे अगर मैं वही सब करती सेल में तो इसके पोटेंशियल को मैंने बाय डिफॉल्ट क्या स्टैंडर्ड मान लिया? 0.0 वोल्ट. इसके कंपैरिजन में देखा निकल का तो क्या हो रहा है? सॉरी ये नहीं, ये मत देखो, सॉरी. निकल इज अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. निकल में क्या होगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में? ऑक्सीडेशन. मेटल तो सारे ही ऑक्सीडाइज करते हैं
ऑक्सीडेशन। लेकिन मैंने क्या कहा, अब कुछ भी सोचना है तो क्या सोचना है, अगर निकल का रिडक्शन होता तो, निकल का रिडक्शन होता तो ये वैल्यू के आगे क्या लिख दिया मैंने, नेगेटिव। जिस भी हाफ रिएक्शन के आगे अब डीपीपी में, टेस्ट में, क्लास में नेगेटिव लिखा मिला है, मतलब इसका रिडक्शन राजी नहीं था, ये रिड्यूस होके राजी नहीं था। इसका रिडक्शन तुमने जबरदस्ती क्वेश्चन में किया है एज्यूम करने के चक्कर में। जिसके आगे भी नेगेटिव लिखा है, आंख मूंद के ये मान लेना ये रिड्यूस होने को तैयार नहीं था। ये तो हमने एज्यूम किया, अगर होता किसी ऑल्टरनेटिव अर्थ पे हम करते तो। क्या ये बात याद रहेगी सबको? और क्लोरीन, हाइड्रोजन के मुकाबले क्लोरीन इज गुड नॉन मेटल, ये हमेशा रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो खुशी खुशी इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अगर एक ये नेगेटिव पॉजिटिव आप संभाल गए तो मेरे 2 लेक्चर तो संभल गए, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़नी। उसका तो कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ वगैरह आ जाएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस वहां ये नहीं चाहिए। E0 2 साल के लिए खत्म होगा अगली क्लास में, तो इसको संभालिएगा। इसमें कंफ्यूज हो तो थोड़ा मतलब अवॉइड करिएगा, और हो तो अगली क्लास से पहले आके क्लियर कर लीजिएगा। इसको लंबा मत चलाइएगा, इसके बाद ये कभी नहीं आने वाला दोबारा, ठीक है? तो चलो मैंने ये एज्यूम भी कर लिया, सबके रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर लूंगी, जिसके आगे माइनस है ट्रिक मिल गई मेरे को, पता लग जाएगा वो रिड्यूस नहीं होता, उसको तो एज्यूम कर रखा है, वो तो नेचर में ऑक्सीडाइज होता है। तो हाउ सिंपल इट इज, यस, दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन नाउ वी आर ब्रिंगिंग इन। अब मैंने कहा किसी को भी नहीं था एनसीईआरटी लेके आना, बुकलेट मैंने अभी तक आपको दी नहीं है, लेकिन अगर एनसीईआरटी आप खोल भी सकते हैं, या आपको बता दूं क्लास 11th में आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई थी। यानी अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बिल्कुल बीच में रखा, 0.0 वैल्यू वोल्ट ये हमने एज्यूम कर ली, मान ली। इसके मुकाबले जितनी भी चीजों का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस था, प्लस तो मैंने अब लगाया है माइनस के चक्कर में, वरना तो प्लस कहां लगाते हैं बताने के लिए। तो जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल नॉन नेगेटिव था, नॉन नेगेटिव, एक तो नॉन और ऊपर से नेगेटिव, उससे बेटर नहीं मैं पॉजिटिव बोल दूं। तो जिनकी भी वैल्यू पॉजिटिव में आई वो मैंने लिखी, और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का चार्ट तैयार किया, टेबल तैयार किया। नीचे सारे क्या मिले, मेटल्स। अब आपकी एनसीईआरटी में हो सकता है ऊपर मेटल्स हो, मतलब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात है, लेकिन अब क्लास जरा यहां रहेगी कि जितने भी एलिमेंट्स का मेरे पास E0 वैल्यू निकाल के लैब से लाए और उसका टेबल जनरेट किया, और मेरे को लगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते, ऊपर बड़ा और नीचे सबसे छोटा। अब नेगेटिव वैल्यू तो छोटी ही होगी। ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं +2.87, जो सबसे नीचे लिखा है -3.05। ये जितने भी जीरो से नीचे हैं वो सारे क्या थे, नेगेटिव। ये सारे जबरदस्ती तुमने पेन पेपर से उल्टे किए, नेचर में तो उल्टे नहीं हो रहे। इनका नेचर क्या है नीचे वालों का, भाई हमारा ऑक्सीडाइज था। क्या ये निकालना बात कोई मुश्किल है? अब जब मैं खड़ी हूं मेरे शब्दों से तुम निकाल रहे हो, तो घर जाके कंफ्यूज मत होना कि हाँ भाई जिनके भी आगे नेगेटिव है वो सारे के सारे हैप्पी टू ऑक्सीडाइज, जिनके आगे भी पॉजिटिव है वो सारे के सारे हैप्पी टू। तो कल को सेल बना, ऊपर से आया तो वो कैथोड बनाएगा, नीचे से आया तो वो एनोड बनाएगा, सिंपल। फिर निकालेंगे E0। क्या कैथोड एनोड पहचान पाओगे? जिसकी E0 वैल्यू जितनी बड़ी वो उतना हैप्पी टू रिड्यूस। वो क्या बनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का कंटेनर कि राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का कैथोड। और जिसकी वैल्यू जितनी छोटी, नेगेटिव में तो छोटी है, वो नॉट एट ऑल हैप्पी टू रिड्यूस, वो क्या होगा, हैप्पी टू ऑक्सीडाइज। तो वो क्या बनाएगा, एनोड। अगर ये याद है तो कैन आई जंप टू क्वेश्चंस और फर्दर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सब ये सेम स्लाइड मैंने आपके साथ क्लास 11th में डिस्कस की हुई है, सेम, बट अगर भूल गए तो आज इसीलिए E0 को लेके होने वाली कुछ गलतियां जो हम फर्स्ट डीपीपी के डाउट सेशन में थक लेते थे कि ये फिर भूल रहे हैं, और ये शायद 2017 के बाद से मैंने फिर हैबिट बना ली कि गलतियों की लिस्ट दे देती हूँ, क्योंकि हर साल ये हो रहा था। तो हर साल थोड़ी ना बावले बच्चे आते हैं, कभी अच्छे भी आते हैं, तो सभी बच्चों को ये डाउट था। तो दैट्स व्हाई आई रियलाइज्ड इसमें होने वाली गलतियां नंबर करते, और आपको सिर्फ ये बताऊंगी इसमें आप इस नंबर की गलती कर रहे हो, अपने आप कॉपी खोलना क्या गलती कर रहे हो। तो E0 में शुरू होने से पहले
टॉपिक यही चल रहा है, शायद नेक्स्ट क्लास तक यही चले। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर आज मैं 20 स्लाइड तक पहुंच पाई तो आज ही खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस पूरे चार्ट को मैंने क्या नाम दिया था बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें से एक शब्द भी मिस नहीं होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये पूरी आज की डीपीपी का इस टॉपिक से होने वाली जेईई नीट के क्वेश्चन में गलतियां या एनसीईआरटी के क्वेश्चन में गलतियों का हिसाब है। सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन पहली क्या है? आप सेल की फीजिबिलिटी निकालते हो कि मनगढ़ंत सेल तो नहीं बना के दे दिया क्वेश्चन वाले ने कि हाँ भाई इन दोनों का सेल बनाते हैं निकल कैडमियम का, चलो फैक्ट्री डालते हैं। और फैक्ट्री डालने का जब पहला सेल निकल के आया तो पता चला है तो गड़बड़ हो गई, ये तो सेल ही नहीं है। वही बात है, दोनों जूते लेफ्ट पैर के बना दिए। रिसर्च होता है ना, एक जूता राइट पैर का हो, एक जूता लेफ्ट पैर का हो, तो डिफेक्ट हो गया। तो सबसे पहले होता है रिसर्च। रिसर्च क्या कहता है? पहले चेक तो करो इन दो चीज़ों का, भाई मेरे को पहाड़ में ढेर मिल गया इन दो चीज़ों का, चलो जी इससे सेल बनाते हैं। नहीं, मेरे को पहले रिसर्च करना है कि सेल बनेगा भी, और बनेगा तो कितनी वोल्टेज देगा। पता चले खर्चा तो मैंने 4 रुपए का कर दिया और फायदा 50 पैसे का लेके खड़ी हूँ, क्या इसमें वोल्टेज उतनी आएगी भी जितनी ज़रूरत है? ये सारा रिसर्च एक केमिस्ट करके देता है। तो अब आपके पास है किसी भी सेल की फीजिबिलिटी के लिए, अगर उसका E0 पॉजिटिव आ गया, यस सेल इज बढ़िया से पॉसिबल। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतनी ज्यादा वोल्टेज, जितना कम पॉजिटिव उतनी कम वोल्टेज। और अगर सेल का EMF नेगेटिव आ गया तो सेल पॉसिबल नहीं। बस अपनी कॉपी में बना के रखो इसको, ये लैब में नहीं बनने वाला। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि भाई EMF ऑफ सेल निकालना मेरे लिए कितना जरूरी है। और EMF ऑफ सेल फॉर्मूला देख रहे हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। खबरदार जो इस E कैथोड माइनस E एनोड के फॉर्मूले में दिमाग लगा लिया तुम लोगों ने, और वो दिमाग क्या लगेगा? एक कैथोड, ध्यान दो गलती ना हो, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है जी। दोनों की E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैंने क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन आपका तो दिमाग है और चलेगा, अनकंट्रोल्ड दिमाग है। तो आप कैसे चलाओगे? एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में हम दोनों को कैथोड कैसे बना रहे हो? मेरी दी हुई वैल्यू को, रिडक्शन पोटेंशियल की दी हुई वैल्यू को आप एनोड में पुट करने से पहले उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाओगे। ये बेवकूफी मत करना। ये माइनस किस लिए है? ये माइनस है वो जो एनोड की वैल्यू तुमने पुट की है ना क्वेश्चन से, उस टेबल से देख के वो पुट की है रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट विद दिस नेगेटिव साइन। तो फिर से, और अभी मैं दिमाग चलवा के भी दिखाऊंगी, काफी लोग करते हैं, लेकिन इसमें बहुत इजी होगा अगर मान लो दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की पुट करनी है, ये जानते हुए कि एनोड पे रिडक्शन नहीं होता। यस, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मैंने आपको वैल्यू दी उस एनोड वाले मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की, तभी तो नेगेटिव लगा रही हूं। भाई रिडक्शन होता नहीं है तो लगा दे नेगेटिव, भाई हो जाएगा ऑक्सीडेशन, डन। तो इस फॉर्मूले को बदलना मत, क्योंकि इसके अंदर वो इंटरनल रिपेयर किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे में वैल्यू चेंज करने से पहले नेगेटिव ही तो लगाना है। आई एम डूइंग दैट इन द फॉर्मूला। तो पहली गलती ये कि आप एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और मैम आपने तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो दोनों कैथोड है। पहले तो मेरे को एक एनोड बनाना पड़ेगा उल्टा करके। आई एम मेकिंग इट ऑलरेडी, राइट? चलिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मिस्टेक टू बी टेकन केयर ऑफ। अबव फॉर्मूला इज ओनली फॉर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वही जो ऊपर बता के आई। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें निकल का पोटेंशियल -Z वोल्ट दिया है। क्या दिया है? -Z वोल्ट। और ये क्या है पोटेंशियल? देख रहे हो क्या हो रहा है? निकल 2+ से निकल, यहीं से देख लेना कौन सा पोटेंशियल है। मैंने RED लिख के नहीं दिया रिडक्शन की हिंट के लिए, मैंने ये दिया है। इसको देख के मुझे क्या पता चला? भाई रिडक्शन है, मैं पहले संभाल लूँ रिडक्शन, फिर क्वेश्चन करूंगी। मैग्नीशियम का भी क्या दिया है मैंने? ऑक्सीडेशन। गलती ये भी, मैंने मैग्नीशियम का क्या दिया है? ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड कहता है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कहता है सबका रिडक्शन पोटेंशियल दोगे, हमने नहीं माना, हम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे। पढ़े लिखे बैठे हैं, अपने आप कन्वर्ट कर ले। तो मैंने आपको एक का दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, एक का दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल X, और कह दिया लगाओ जी EMF निकालो।
आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x को माइनस एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, और शर्त है ये दोनों कौन सी वैल्यूज होंगी, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप पहले x को किस में कन्वर्ट करोगे, माइनस एक्स में। ऑक्सीडेशन को किस में कन्वर्ट करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में। तब इन दोनों की वैल्यू पुट करिए, ईएमएफ निकल जाएगा, आप बता देंगे क्या आएगा आंसर, x प्लस वाई सॉरी z प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, क्या माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस जेड प्लस एक्स, एक्स माइनस जेड बोल दूं, बड़ा अटपटा सा लग रहा था, बट ठीक है, इट्स ओके। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। अब माधव बातचीत नहीं, अब आपके पास अगर किसी क्वेश्चन में मैंने आपको अपनी मर्जी से सेल बना के दिया, फॉलो इट, डोंट अप्लाई योर माइंड। ये तो उल्टा बना दिया मैम, जिंक लेफ्ट में होनी चाहिए, हाँ उल्टा बनाया है क्योंकि उल्टा बनाने का इरादा था, तुम ढूंढोगे कि कहीं सीधा होता है कि उल्टा होता है। एक याद है, ऐसे हजारों सेल तो याद नहीं है तुमको। तो अगर मैंने सेल ऐसे बना के दिया, चुपचाप फॉलो करेंगे मैंने कौन सी एनोड दी है, मैंने कौन सी कैथोड दी है, एज पर स्टैंडर्ड नोटेशन। ई नॉट की वैल्यू उसी क्वेश्चन में दे रखी होगी और तुम लोग मेरे पास आओगे, गलत है इसका आंसर, आपने गलत दिया है। क्यों गलत दिया है मैम, देखो वैल्यूज के हिसाब से ई नॉट सेल जो निकालना था उसमें एनोड जो है कैथोड, ई कैथोड पहले पुट करते हैं हम, तो ई कैथोड की वैल्यू की जगह मेरे को तो कॉपर की लिखनी थी और ई एनोड की जगह मेरे को जिंक की लिखनी थी। यस, इसका तो ईएमएफ ही है, आपके आंसर में तो उल्टा है। किसने कहा कि कैथोड कॉपर है, तुमने ई नॉट वैल्यू से ढूंढ के मेरे को बता दिया कि कॉपर है, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है, जो बड़ी वैल्यू वाला होता है वो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस होता है वो कैथोड होता है। मैंने तो तुम्हें अलाउ ही नहीं करी ये बात, मैंने खुद सेल बना के दिया जिसमें मैंने कॉपर को कैथोड नहीं बनाया, मैंने कॉपर को एनोड बनाया। तुम लाओगे क्या सही होना चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सही, आई एम इंटरेस्टेड फाइंड आउट ये सेल क्या है। तो इस सेल का ईएमएफ आपका नेगेटिव में आएगा, उसके नीचे यही तो कमेंट है, इस सेल का ईएमएफ नेगेटिव में आया, मींस दिस सेल इज नॉट फीजिबल। तुम लोग पहले ही फीजिबल बना के लाके दे दोगे। तो मेरा तो सवाल ही यही होगा, नीचे दिए 4 सेल्स में से कौन सा सेल फीजिबल है, तो 3 तो मैंने गलत ही दे रखे होंगे, उसमें तुम क्या फंसोगे, उसमें फंसोगे सारे ही फीजिबल है मैम, क्योंकि तुम सारों में सही कैथोड एनोड ढूंढोगे। मैं तो क्या दूंगी, मेरे सेल में गलती ढूंढो ये फीजिबल है कि नहीं। सो इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉलो दिस स्टैंडर्ड नोटेशन एनोड एंड कैथोड एज पर गिवन नोटेशंस। जो मैंने दिया उसे कैथोड समझ के आप ई नॉट निकाल के बताओगे, नेगेटिव है जी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वरना तो सारी पॉसिबल होंगी। तीसरी गलती, एक कैटेगरी का क्वेश्चन आता है आपके पास जो आगे स्लाइड्स पे और ले रखे हैं, डीपीपी में भी और आज के टेस्ट में भी है। निकल का स्पेक्यूला यूज कर सकते हैं कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को घोलने के लिए, ऐसे सवाल। क्या मैं सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन को कॉपर के बर्तन में रख सकती हूं, ऐसे सवाल। ये क्वेश्चन वेरी कॉमन। अब इसमें भी ई नॉट वैल्यू रिक्वायर्ड तुमको दे रखी होंगी, लेकिन तुमको क्या करना है, ये देखना है निकल का चम्मच है और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है। तो ध्यान से सोचिए और सुनिए इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को। इन दोनों को साथ रख सकते हैं, निकल के चम्मच को कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में रख सकते हैं। मतलब मुझे क्या चेक करना है, कहीं निकल और कॉपर 2+ में रिएक्शन तो नहीं हो रहा, यही चेक करना है ना, रिएक्शन तो नहीं हो रहा, रेडॉक्स सेल तो नहीं बन गया। रिएक्शन हो रहा है, सेल बन रहा है, तो थोड़ी देर बाद चम्मच में छेद हो जाएंगे, वी कैन नॉट यूज। इसका मतलब यहां पे भी मेरे को क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करना है। निकल की चम्मच है तो निकल का निकल ही लिखोगे, और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है तो तुम कॉपर 2+ ही लिखोगे कि अगर इनमें रिएक्शन हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, मान गए। इसके ई नॉट वैल्यूज दे रखे हैं, रिस्पेक्टिवली देखूंगी कौन सी कैथोड कौन सी एनोड। बच्चों इसमें कैथोड कौन बनी है, निकल की कॉपर, धैर्य, कैथोड कौन बनी है इसमें, निकल की कॉपर। निकल, नींद आ रही है तुमको थोड़ी, निकल है कैथोड, कॉपर। कैथोड कौन है इसमें, कॉपर। एनोड कौन है, जब तुमने इस रिएक्शन के हिसाब से ढूंढा कौन सी कैथोड कौन सी एनोड, ई नॉट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ई नॉट सेल निकालोगे और रिपोर्ट करते वक्त कहोगे
ये तो पॉजिटिव आया या ये तो नेगेटिव आया। वैसे बता दूं ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ मैंने नेगेटिव नहीं लिखना था, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आते ही क्या होगा, ये तो रिएक्ट कर गए, निकल की चम्मच कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, सो वी कैन नॉट यूज द स्पेक्यूला। लेकिन कुछ बच्चे क्या करने वाले हैं, ये ठीक है पढ़ लिया क्वेश्चन हमने, अब वो रिएक्शन क्या लिखेंगे, ई नॉट जिसका बड़ा दे रखा है, ढूंढेंगे उसका ई नॉट बड़ा छोटा, अपने दिमाग से कैथोड एनोड ढूंढने लगेंगे। वो मत करिएगा या उल्टा मत करिएगा। कॉपर की चम्मच होती तो कॉपर लिखती, निकल की सॉल्यूशन होती तो निकल पे 2+ लिखती। तो ध्यान से रिएक्टेंट चूज करने जो क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी गलती भी बता दी मैंने, चौथी गलती पढ़ना जरा, ये वो है जो आखिरी में करना, जो आप शुरू से बचा रही हूं ना, ये मत करना, अपना दिमाग मत लगाना। ये देखना स्पेक्यूला किसका, सॉल्यूशन किसकी, या ये देखना मैंने लेफ्ट में क्या दिया, मैंने राइट में क्या दिया। जब मैंने कुछ नहीं दिया तब ई नॉट वैल्यू देख के दिमाग लगाना, हाँ मेरे को खुद ढूंढना है कौन सी कैथोड कौन सी एनोड। ये 4 गलतियां अवॉइड करवाने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऐसी सिचुएशन आई तो मैं कैसे करती हूं, ये देखिए। कैथोड किसको बनाया बच्चों मैंने, Br2 को। तो Br2 को अगर कैथोड बनाया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन लिखना इज अ बिग जॉब फॉर माय नेक्स्ट टॉपिक। तो रिड्यूस हुआ है ब्रोमीन, तो Br2 से क्या बना होगा रिड्यूस होके, दिस। और आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, आयोडीन अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो दिस। चेक इफ आई एम रॉन्ग। अगले टॉपिक में मेरा सब मामला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना होगा, और अगर मेरे प्रोडक्ट में ये ना हो कि आयोडाइड हुआ तो मैं उल्टा आंसर दे रही हूँ। रिडक्शन का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। यस, सेल रिएक्शन क्रिएट करना, और एंड में इसमें बैलेंसिंग, अगली क्लास से बैलेंसिंग मस्ट होगी, अभी तो चल रहा है जैसे चल रहा है, बट ये क्या ही बैलेंसिंग है, मतलब बहुत ही ईजी है, इतना तो हम कर ही लेंगे हिट एंड ट्रायल वाला। तो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये देखा कि कैसे आपको सेल रिएक्शन बनाना या फिजिबिलिटी के बारे में बात की जा सकती है। अगर ऐसा कुछ आता है तो मेरे रिएक्टेंट क्या होंगे, जिंक 2+, और दूसरी चीज क्या होगी, निकल। अगर इनमें रिएक्शन होगा भी, मुझे इमेजिन करना है, तो रिएक्शन यही होगा, निकल होए ऑक्सीडाइज और जिंक होए रिड्यूस। ऐसा इमेजिन करके मैंने ये सेट बनाया, और ये रिएक्शन बनाने के बाद कौन सी चीज कैथोड बनी है यहां पर, जिंक, और कौन सी चीज एनोड बनी है, निकल। अगर इनमें रिएक्शन हुआ तो निकल को एनोड बनना पड़ेगा, जिंक को कैथोड बनना पड़ेगा। फिर मैंने क्वेश्चन में मांगा दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दीजिए। तो कैथोड जो थी चीज, कौन बनी थी कैथोड, जिंक। जिंक की वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखी थी, और निकल की वैल्यू ये दे रखी थी। पुट करके मैंने निकाला नेगेटिव। नेगेटिव माने कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा, सेल फीजिबल नहीं है, यस यू कैन स्टोर जिंक सल्फेट इन निकल। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को सब्जेक्टिव में, ये आपका अपना होमवर्क होगा। नाउ कमिंग नेक्स्ट, अगर किसी भी क्वेश्चन में ई नॉट वैल्यूज दे रखी हैं, क्या अब आप बच्चे एनोड कैथोड ढूंढ पाओगे? लेट्स चेक। दोनों ही नेगेटिव हैं। अभी तक तो क्या था, जो नेगेटिव है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना कम है, वो तो नेगेटिव मेटल पे ही लगाया था, वो तो ऑक्सीडाइज ही होगा, वो तो एनोड। अब ये भी नहीं, आपने देखना है रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका। तो ज्यादा किसका है, नेगेटिव में छोटी वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा इसका। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वही कैथोड बनेगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है वही एनोड बनेगी। अगर आप पे डिसाइड करना आया तो ये होगा। क्लियर सबको? उसके बाद सेल निकालने, ई सेल निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास है। दूसरी गलती, ये आज के टेस्ट के मिस्टेक्स गिनवा रही हूं, आप क्या करेंगे। अक्षर, किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से वैल्यू दी है, इसका क्या मतलब है, रिडक्शन। मेरे को यही चाहिए होती है, लेकिन कहीं पर ऐसे दे रखिए, इसका क्या मतलब है। आज के टेस्ट में मेरा ध्यान इन्हीं गलतियों पे रहेगा कि आप करते हैं कि नहीं करते, और इतना बताने के बाद मैं उम्मीद करती हूं नहीं करते। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरी एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बच्चों, ये पता लगाना रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
कौन से हैं, क्या ट्रेंड है, किस तरह से है। तो मैं अभी आज की क्लास से पहले ज़रा पास्ट ईयर्स देख रही थी, अप्रैल शिफ्ट में भी इस पे क्वेश्चन आया है। लड्डू क्वेश्चन कुछ तो होते ही, किस्मत की बात है कौन से चैप्टर से और कौन से टॉपिक से आपका वो कितना स्ट्रांग है। लेकिन कह देती हूँ मैं, लड्डू क्वेश्चन है, करने में आपसे गलती होती है उस वक्त जब आप इतना लोड लेके गए होते हैं, पैनिक में अलग होते हैं, केमिस्ट्री भी देखनी है, फिजिक्स भी देखनी है, घड़ी और चल रही है, मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, इतना आसान क्वेश्चन भी बच्चों से गलत हो गया और आके कहते हैं स्टूपिड मिस्टेक्स हो गई। तो उस स्टूपिड मिस्टेक से बचने के लिए स्लो स्पीड से पॉज लेके जरा सोच के करना इस क्वेश्चन को। लेट्स डिस्कस। अगर मेरे को किसी जगह पर दिखता है हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब वो खुद क्या होने को तैयार है, रिड्यूस। सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप इस पे कैसे पहुंचते हैं आपका जिम्मा। इसी तरह से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है तो कहां जाओ, हाई वैल्यूज पे रिडक्शन पोटेंशियल की। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है तो कहां जाओ, कम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। और इस बात को आगे मतलब कभी भी कहीं भी यूज हो सकती है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको मैं विजुअलाइज करा दूं जिससे याद रखना आसान हो कि मैं इन दोनों को कनेक्ट कर पाऊं ना कर पाऊं। करना तो वैसे इसी को पड़ेगा, कितना ही हम विजुअलाइज करा लें ये तो काम अलग आएगा। हायर वैल्यू, सबसे हाई वैल्यू फ्लोरीन की होती है। इस तरीके से मैं आपको ये भी याद करा रही हूँ, फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल की। उससे ज्यादा कोई है ही नहीं जो तैयार हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में। आप मेरे को यहाँ चैलेंज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्लो बोलती हूँ फिर से, आप चाहें तो मेरे को चैलेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो इस बार मैं करूंगी। फ्लोरीन हम जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार पड़ा है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है। और ये सच है, बिल्कुल सही है, बुक से लिया है, एनसीईआरटी से। इसका मतलब हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ला नहीं सकते, राइट? किसी को कुछ काउंटर, कुछ अटपटा। क्लोरीन ज्यादा होता है, यस, मैं भी यही वेट कर रही हूँ, मतलब थाली में परोस के दिया है सवाल, पूछो पूछो पूछो। मैं 2 बार गलत बात बोल रही सी लग रही हूँ आपको। आप जानते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। फ्लोरीन इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लड़ाई हो जाएगी। यहां आपने कैसे क्लोरीन इसके बाद है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होता है। ये तब भी कराया था +1 में, दोबारा कराऊंगी, याद आएगा आपको, हाँ कराया था ये, राइट? बेशक रिकॉर्डिंग घर जाके नोट्स कॉपी भी देख लेना। आई एम कमिंग टू दैट, बट ये ऑब्जेक्शन आना बनता था, आते हैं उस पर। उससे पहले क्या फैक्ट है उसकी बात कर ले। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मिला सीरीज में सबसे ऊपर, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल मिला सीरीज में सबसे नीचे। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ये जिसका खुद का रिडक्शन का मन नहीं है, वो क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सबसे कम वैल्यू जिसकी है वो। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। हाँ या ना? आज के बाद इस स्टेटमेंट से नहीं हिलना। अर्थ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कोई पूछे कहां से पता चला? E0 वैल्यू से। गलती से भी गेन एंथैल्पी मत लाना, वरना अभी सोचो लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है, कहां आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। सीजियम नहीं होना चाहिए था मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है। फिर भी तुम नीचे लिथियम लाए हो, सीजियम कहीं यहां बीच में मिलेगा। I am coming to that. First of all, without challenging, learn this. सबसे ऊपर फ्लोरीन, सबसे ज्यादा वैल्यू फ्लोरीन की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे कम वैल्यू लिथियम की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इस फैक्ट पे आप पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन क्या सबको ये पता चल गया? अब अगर ये पता चल गया है तो मेरे को पहले ये है, मतलब मेरे पिछले साल का 3 साल से
क्वेश्चन यही चला रहा है और यही आ गया अप्रैल शिफ्ट में। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, ए बी सी डी मतलब एक्स वाई जेड भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल से हैं। तो आप देखेंगे तो जनवरी शिफ्ट अप्रैल शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा, जनवरी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। और अब मेरे को आप बताइए, अगर मैं आपसे अरेंजमेंट मांगू, ये हैं मेरे पास वैल्यूज, इट्स नॉट अ टेस्ट, इट्स अ प्रैक्टिस। टेस्ट में क्वेश्चन डाला है मैंने, आप सिर्फ क्या देखोगे, ये ई नॉट वैल्यूज है। पहली चीज क्या चेक करोगे, क्या सारे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दें? असली धोखा वहां दूंगी मैं, क्योंकि सबको पता है सबसे बड़ी वैल्यू है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दो, सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे पीछे लगा दो। जल्दबाजी में यही गलती हुई है बच्चों से इस बार की अप्रैल अटेम्प्ट में भी। ऐसा लड्डू क्वेश्चन चेक करना भूल गए, क्या सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू थी? अगर हुई है तो गलती। क्या ये रिडक्शन है? यस। क्या ये रिडक्शन है? यस। देखा और इस ऑर्डर में लगा के चल पड़े, ओहो गलती ये हुई, एक बीच में दे दी ऑक्सीडेशन। ये था जेई का क्वेश्चन। मैं बोर्ड्स में ऐसा एक्सपेक्ट कर नहीं रही, हालांकि इस बार भी बोर्ड का पेपर ठीक ठाक टफ आया, तो आ सकता है। तो ऐसा आपको विजुअलाइज करके देख के ऐसा कंफ्यूजन दिया जाता है कि सारों को फटाफट कंपेयर करो, ये तो मेरे को आता है। एक्साइटेड आप होते ही हो, मेच्योरिटी बचपन में कम होती ही है कि आपको ये लगता है जो मैंने सोचा है वही होगा, लाइफ में भी और पेपर में भी। लेकिन रियलिटी में जो तुमने सोचा उससे बिल्कुल उल्टा होता है। ये मेच्योरिटी क्वेश्चंस के वक्त लगा लीजिएगा, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। क्रॉस चेक एवरीथिंग। इस क्वेश्चन में एक ही मिस्टेक फ्लो में जल्दबाजी में कराई जा सकती है, वो है ये। तो यानी सबसे पहले मेरे को इसको लॉजिकली क्या करना चाहिए, प्लस सारों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कंपेयर करो। अब तो तुम लोग लगा ही लोगे। स्टिल सबसे क्या पूछा है मैंने, अरेंज एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पूछा रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो कतई नहीं होगा आंसर। अब कर लोगे? अब वो ऑर्डर लगाना आ जाएगा खुद से, वो मैं नहीं लगवा पाती, मेरे से तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है लगवाने में। तो अब आप समझ लीजिए, अच्छा मतलब ये तो हिंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर है ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चलो लगा लोगे तुम लोग, इतना तो भरोसा मुझे है। गलती करानी होगी इसलिए लिखा होगा ऐसा कुछ। प्रिडिक्ट इफ मेटल विल रिएक्ट विद एसिड और नॉट। तीसरी चीज जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मेरे को मिली, जो क्लास 9 से पढ़ाया जा रहा है, एक्टिव मेटल्स एसिड में से H को डिस्प्लेस कर देते हैं और इनर्ट मेटल्स H को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ बताया गया है आपको कि भाई कॉपर तो एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता, HCl वगैरह से, गोल्ड नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, प्लेटिनम नहीं करता, इनर्ट मेटल्स कुछ हैं। ये कैसे पता चलता है? बस मेरे को पता है नहीं, अब इसका प्रूफ देना पड़ेगा। कॉपर का HCl से कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर रिएक्शन होता, मैं यहां सोचती हूं, अगर रिएक्शन होता तो क्या होता? कॉपर का बनता क्लोराइड और यहां क्या होता? H2। बट ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वाई दिस इज नॉट हैपनिंग? जब मैंने देखा यहां पर एनोड कौन बन रही है? हाइड्रोजन, सॉरी H+ से 0। कैथोड कौन बन रही है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से किस में कन्वर्ट हो रही है? 0 में। तो कैथोड कौन बनी? रिडक्शन जिसका हुआ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड। और एनोड कौन बना? कॉपर। किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर 2+। तो मैंने एनोड ढूंढी, कैथोड ढूंढी। कैथोड यानी कि हाइड्रोजन की वैल्यू फिक्स है 0.0 और क्वेश्चन में मेरे को वैल्यू भी नहीं दे रखी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, तो मैं बताऊंगी। इतना तो मेरे को पता है, ये कहीं ना कहीं से कुछ तो मैं नॉलेज ला रही हूं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन में 4 ही मेटल हैं जो पॉजिटिव है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अभी ये तो याद है 4, एक आधा और आ जाएगा धीरे धीरे, अभी एक क्लास और होगी जब। ये 4 तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जब भी आपको बताया जाता है, सीरीज आप देखेंगे आपको पता लगेगा ये 4 तो इनकी वैल्यू तो कुछ तो पॉजिटिव में होती है। कितनी? डोंट टेक लोड, शायद क्वेश्चन में दिया जाए। लेकिन अगर 1 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नहीं दिया जा रहा, सामने वाले को आपको बताना है मेरे को आता है, तुमने वैल्यू नहीं दी बट मेरे को आता है, दैट इज अ यूनिक आंसर।
सो यहाँ पर कॉपर प्लस और कॉपर की वैल्यू कुछ भी होगी होगी पॉजिटिव में, ये हमको पता है। तो अगर होगी पॉजिटिव में और हाइड्रोजन की क्या है 0, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का। इट विल रिड्यूस इटसेल्फ। यहां पर कॉपर के रिड्यूस होने के लिए छोड़ा क्या है? 0 से -1 में थोड़ी जाएगा। कॉपर और HCl के बीच तय है, अगर दोनों सामने आए कॉपर क्या होगा? रिड्यूस। यहां कॉपर को रिड्यूस होने का सीन ही नहीं है, क्योंकि कॉपर खुद अपनी ऑलरेडी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है 0। सामने वाला इसको कुछ ऑक्सीडाइज तो कर नहीं पाएगा, इसको तो रिड्यूस ही होना है क्योंकि सामने H+ है। सो ये आपको कैसे बताना है? कॉपर और हाइड्रोजन में जब मैंने कंपेयर किया, कॉपर का रिड्यूस होना बनता था, उसका स्कोप नहीं था, हेंस इट इज नो रिएक्शन। मुझे बताइए कॉपर को ऑक्सीडाइज करने के लिए यहां क्या वैल्यू होनी चाहिए थी? अगर कॉपर को ऑक्सीडाइज कराना होता Cu से Cu2+, यहां क्या वैल्यू होनी चाहिए थी? प्लस में बड़ी कि माइनस में बड़ी? प्लस में और बड़ी। प्लस की कोई बड़ी वैल्यू तुम दे देते तो वो क्या कहता? मैं रिड्यूस होऊंगा बॉस, तुम्हें ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। हाँ, ऑक्सीडाइज होने को मैं तैयार हूं, 0 से +2 में जा सकता हूं। तो सामने वाले ने डिसाइड करना होता है कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन। तो यहां से ये बात हुई कि कॉपर के सामने क्योंकि हाइड्रोजन है, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव, हाइड्रोजन की वैल्यू 0, तो यहां पर कॉपर का रिडक्शन बनता था, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई नो रिएक्शन। इसीलिए कॉपर का किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता। जैसे ये स्टेटमेंट आई कॉपर का किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता, तो अगला सवाल होता है अच्छा जी जिंक का करके देख लेना खुद से कि जिंक की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आपको पता चल जाएगा, आप खुद ही बता लोगे। लेकिन यहां पे जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड कंटेंट है, वहां एक समस्या आती है, और ये क्वेश्चन काफी आता है। ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को रट के काम चलाते हैं। भर्तियों वाले पेपर में भी आता है, ये जो रेलवे भर्ती और कांस्टेबल भर्ती और क्लास 4 भर्ती बहुत इज्जत वाला काम है, मिल जाए तो मिठाई जरूर लेके आना, मतलब सरकारी नौकरी है पक्की। तो वहां भी आता है क्वेश्चन, और वहां पे लोग याद करके रखते हैं कॉपर HCl से तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन HNO3 से रिएक्ट करता है। उन्होंने E0 नहीं पढ़ रखा होता, इसलिए उनकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, सिर्फ याद किया हुआ। आपने E0 पढ़ा है तो आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आ गया कि भाई HCl से तो हो नहीं रहा, आपने ये क्या कर दिया। फिर कॉपर इधर भी तो H+ ही है, इधर भी तो H+ था, इससे क्या हुआ? और उसकी हिंट भी कहीं देखोगे ना तो क्या लिखा होता है? HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, दैट्स व्हाई कॉपर का नाइट्रिक एसिड से तो रिएक्शन हो गया, लेकिन HCl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग वर्ड आया तो रेडॉक्स और इलेक्ट्रो का तो बनता है घुसना। तो अब आप समझिएगा क्यों नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर गया। मैंने ऑप्शन दिया है, इसमें C भी बनता है, D भी बनता है, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 पे। अभी इसको इस पे मत टेंशन लीजिएगा C बनेगा कि D बनेगा, मैं आपको दिखा रही हूं क्या होगा। कॉपर का HNO3 से रिएक्शन हुआ तो कॉपर क्या हुआ? +2। नाइट्रोजन की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। वो या तो जा रहा है +2 में, सॉरी, या जा रहा है +4 में, या जा रहा है +2 में। नाइट्रो NO3 की वजह से हुआ जो भी हुआ, क्योंकि HNO3 में एक नाइट्रोजन ऐसा था जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसका रिड्यूस होना तय था। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई है ना? अगर +5, क्लास 11th में बात हुई थी, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढोगे कैसे? तो आप लोगों ने जितना अभी ऑर्गेनिक पढ़ी है, जितना भी आइडिया 10th का भी, KMNO4 और K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं सबसे अच्छा। क्यों? मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसको नीचे आना है, इसको रिड्यूस होना है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। भाई छीन लिए तुमने, सारे पार्टिसिपेशन में ले लिए। तो +7 का मतलब ये अपनी हाईएस्ट में, इसको रिड्यूस होने की टेंडेंसी तय है। तो नाइट्रोजन की +5 उसकी हाईएस्ट है, उसको रिड्यूस होना तय है। ये रिड्यूस होगा तो सामने लपेटे में ये आ जाएगा, दैट इज ऑक्सीडाइज। तो कॉपर का ऑक्सीडाइज होना किसने डिसाइड किया? H ने नहीं, नाइट्रो ने। तो थोड़ी डिटेलिंग में जाओगे तो वहां Cl भी साथ छोड़ गया था, Cl ने भी मजबूर नहीं किया था। सो मुद्दे की बात क्या है? कॉपर हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, लेकिन नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कॉपर का हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना
पॉसिबल तो नहीं है बट रिएक्शन होना पॉसिबल है, जस्ट चेक। यहां H नहीं डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन नहीं बनी, लेकिन कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर गया। जब आप अगली क्लास में प्लीज वो सीरीज के लिए एनसीईआरटी लेके आइएगा। ऑल दो बुकलेट्स विल बी अवेलेबल बट एनसीईआरटी की सीरीज देखनी जरूरी है, क्योंकि बुकलेट में कुछ एक्स्ट्रा होंगे। मुझे पहले बेसिक दिखाने हैं आपको, फंडामेंटल क्लियर हो कितने हैं कहाँ हैं। सो ये बात भी, तीसरी एप्लीकेशन भी समझ में आ गई सबको। सो तीसरी एप्लीकेशन के बाद एटलीस्ट हमारी क्लास की बाउंड्री इतनी बन गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुझे दोबारा ना पढ़ानी पड़े, वैसे ही दोबारा हो रहा है। सो लास्ट स्लाइड फॉर टुडे इज some important facts for E naught which we may forget while doing DPP. एक तो E naught वैल्यू स्टोइक्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड पे नहीं डिपेंड करती, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती 2 मोल लिए, 4 मोल लिए कि आधा मोल लिया, क्योंकि आप जानते हो E naught, इस नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है 1 मोल। इस नॉट ने क्या बता रखा है? 1 मोल। जब पहले ही बोल दिया हम मोलर वोल्टेज दे रहे हैं, तुम ले लो 2 मोल, रिपोर्ट तो मोलर ही कर रहे हैं, ले लीजिए आधा मोल, रिपोर्ट तो पर मोल कर रहे हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, इसीलिए कॉपर का जिंक, यानी कि बैलेंसिंग देखो इक्वेशन की, मैंने ऊपर इसका सेल का वोल्टेज कितनी लिखी है? 1.1। लंबा चल जाएगा सेल, तुम दे दो और डबल ट्रिपल। पर अगर ये सोचो डबल कॉपर और डबल जिंक डाल के मैं 2.2 निकाल लूँ वोल्टेज, वो पॉसिबल नहीं है। दिमाग में तो आती है ना बात कि कॉपर और जिंक तुमने जितना दिया है 1.1, और कई बार होता है 2 सेल लगाओ, यार डबल कर दो कॉन्सेंट्रेशन, एक ही सेल लगा देंगे। कॉन्सेंट्रेशन डबल से वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता। तो स्टोइक्योमेट्री बदल बदल के हम लालच देंगे आपको, आपने E नॉट को नहीं बदलना है। क्लियर? लास्ट थिंग, जब सेल इक्विलिब्रियम में है, जो आज की एनसीईआरटी के पहले पेज की बात की थी, जब दोनों साइड बराबर करंट जा रहे हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, उस वक्त इक्विलिब्रियम आते ही डेल्टा G 0 होता है। मेरी क्लास को पता है इक्विलिब्रियम आते कहीं K तो 0 नहीं कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K थोड़ी 0 होता है, वो तो निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, वो तो रेशो है। डेल्टा G 0 होता है। व्हाट अबाउट E? वो भी 0 होगा। आज आपने बताया नो करंट विल फ्लो, ना तो कैथोड में वो रिएक्शन होगा जो होना चाहिए, ना एनोड में वो रिएक्शन होगा जो होना चाहिए। यहां तक आज हमने पढ़ा है। इसके बाद की एप्लीकेशन इतनी सिंपल नहीं है जो मैं चलते चलते बता सकूं। अगली क्लास वहां से शुरू होगी, क्यों लिथियम को आपने सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाया जबकि सीजियम होना चाहिए। सेम फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन।